हमारे शिखर पुरुष, हमारे आदर्श जब उलझन पैदा करने वाले आचरण करते हैं तो मुझे थोड़ा विस्मय होता है, मैं चौंक जाता हूँ। आप भी चौंक जाते होंगे। हम जिनसे उम्मीद नहीं करते हैं वैसा वो अनपेक्षित आचरण कर लें तो थोड़ा असुविधा होती है, उलझन होती है कि हम उनकी किस बात को सच मानें और अपने उस आदर्श की, अपने उस नायक की पैरवी सबके बीच में कैसे करें, किस तरह से करें। समझ में नहीं आता है कि हम अपने नायक की अनुचित बात को, उसका समर्थन करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए क्या हम अपनी आत्मा को मार दें, या हमारे नायक हमारी इतनी भी परवाह नहीं करे कि मेरे अनुयायी क्या सोचेंगे, उन्हें कितनी उलझन होगी। दोनों में कहीं कोई सामंजस्य बैठने वाली स्थिति कभी नहीं बनती है। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और थोड़ी अजीब बात से आज मैंने शुरुआत की है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें हैं। आपकी कृपा मुझे मिल रही है, फिर भी मेरा आग्रह है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बड़ी कृपा होगी आपकी। आज की बात में मोदी जी के चुनावी भाषणों और उसके बाद में उनके दो प्रसंगों को लेकर करना चाह रहा हूँ। तेलंगाना में, क्योंकि मोदी जी जिन बातों के लिए पहचाने जाते हैं, हालांकि उनकी सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि वो अपनी कही बात पे कायम नहीं रहते हैं, पलटी मार देते हैं, पलटी मारने में देर नहीं करते हैं और अपनी बात कह के भूल जाने में बड़ी माहिर, ये भी उनकी पहचान है। लेकिन ऐसा शुरू से उनके कहा जाता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। उन्होंने एक बार कहा था कि किसी भ्रष्टाचारी की हिम्मत नहीं कि मेरे पास आके बैठ जाए। उन्होंने कहा था किसी, मेरी ताब ऐसी है कि कोई भ्रष्टाचारी मेरे पास बैठने की सोच भी नहीं सकता। लोकसभा 2024 के चुनाव के दरमियान उन्होंने तेलंगाना की एक सभा में कहा था, चुनावी सभा में कहा था, लगभग कुछ इस तरह से कहा था, जब राहुल गांधी ने अडानी अंबानी को लेकर बार बार अपने हर भाषण में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी से उनकी साठगांठ की बात कहनी शुरू की थी, तो बड़े क्षोभ से उन्होंने तेलंगाना में उन्होंने कहा था कि मैं आज तेलंगाना की धरती पर पूछना चाहता हूँ कि ज़रा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अडानी अंबानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर भर के रुपए मारे हैं। उन्होंने शायद ऐसा भी कुछ कहा था कि कितने टेम्पो भर भर के बोरे इनके यहाँ पहुँचे हैं। तो सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा था कि प्रधानमंत्री की हैसियत में वो ऐसी खुला स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं कि अडानी अंबानी के पास काला धन है और वे अडानी अंबानी दोनों कांग्रेस को फंडिंग कर रहे हैं और टेम्पो में भर भर के पैसे पहुंचा रहे हैं। हालांकि टेम्पो से अडानी अंबानी को जोड़ना उन दोनों की प्रतिष्ठा के विपरीत है, लेकिन कभी कभी आदमी अपने हैसियत से भी अपनी बात कह देता है। हो सकता है अडानी अंबानी से मोदी जी की दोस्ती जग जाहिर है। 2014 का लोकसभा चुनाव का अभियान तो पूरा उन्होंने, हम सब ने देखा कि अडानी जी के हवाई जहाज में बैठकर ही किया था। तो जब उन्होंने तेलंगाना में ये बात कही थी तब मुझे आश्चर्य हुआ था कि उन्होंने ये बात कैसे कह दी है, और मुझे तब पूरा विश्वास था कि इसके बाद अडानी अंबानी से अपने रिश्ते जाहिर करने के सार्वजनिक संदर्भों में, प्रसंगों पर वो हमेशा सावधानी बरतेंगे और बचेंगे। लेकिन मुझे उन्होंने पहली बार निराश किया 9 जून को, जब उनके शपथ ग्रहण समारोह में अडानी अंबानी दोनों को राजकीय न्योता दिया गया। जो आदमी आम सभा में, जो प्रधानमंत्री आम सभा में अडानी अंबानी को, काला धन वाले, फंडिंग करने वाले राजनेताओं को और बिना हिसाब का पैसा पहुंचाने का आरोप लगाते हों, वही आदमी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए उन्हें अपने उस समारोह में आयोजित करे, उन्हें सम्मानित करे। इसका मतलब ये है कि आम सभा के भाषण में उन्होंने जो कुछ कहा था वो सब या तो गलत था या झूठ था, या वो सब सच होते हुए भी वो इन अपराधियों को, काला धन के व्यापार करने वालों को, काला धन का चुनावी चंदा देने वालों को, वो उन्हें महिमा मंडित कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। अब 2 दिन पहले मुझे फिर आश्चर्य हुआ जब अंबानी की यहाँ भी बड़ी शादी हुई, लगभग 2 महीने तक शादी चली। वो उस शादी में भी अडानी जी पहुँचे, अपने मोदी जी पहुँचे। मुझे लगा था कि शायद कहीं लोक लिहाज, लोक लाज पाल लें और शपथ ग्रहण समारोह में हो सकता है सरकारी आयोजन हो, उसमें उन्हें पता नहीं रहा हो और प्रशासन ने इन दोनों सेठों को बुला लिया होगा। लेकिन
ये न्योता तो आडवाणी जी को, अपने मोदी जी को निजी रूप से गया था, और उस समारोह में जाना नहीं जाना मोदी जी का निर्णय था। और मुझे पूरा विश्वास था कि चाहे जो हो जाए, मोदी जी इस विवाह समारोह में तो नहीं जाएंगे, लोक लाज का पालन करेंगे और उन्होंने तेलंगाना में जो भाषण दिया था उसकी चिंता करेंगे, और अपनी उस छवि को सुरक्षित रखते हुए कि वे भ्रष्टाचारियों के पास बैठना पसंद नहीं करते हैं, वे काले धन वालों के पास बैठना पसंद नहीं करते, वे चुनावी चंदा, काले धन को चुनावी चंदा पहुंचाने वाले लोगों के पास बैठना पसंद नहीं करते, ये साबित करने के लिए इस विवाह समारोह में वो नहीं ही जाएंगे, जाने से बचेंगे। लेकिन मुझे बड़ा धक्का लगा, सच मानिए मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने देखा वीडियो पे मोदी जी जा रहे हैं, उनके पंडाल प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ पहुँचकर उनकी विभिन्न संस्कारों में, उनकी जो भी परंपराएं निभाने में उनकी मदद कर रहे हैं, और दूल्हा दुल्हन को उपहार दे के आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मोदी जी कहाँ सच बोल रहे हैं। वे मोदी अडानी अंबानी को राजकीय समारोह में न्योता देकर, या अडवाणी के अपने अंबानी के भव्य राजकीय आयोजन में शरीक होकर अपनी किस बात को साबित कर रहे हैं, वो खुद के बारे में क्या धारणा बना रहे हैं? क्या उन्हें अपने अनुयायियों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? और मैं केवल मोदी जी की बात नहीं करना चाहता, मोदी जी के बहाने मैं सारे हमारे आदर्शों और नेताओं की बात करना चाहता हूँ। मुझे बरबस से अचानक दादा श्री बालकृष्ण बैरागी याद आ जाते हैं। इस वक्त पे एक ऐसा प्रकरण हुआ था कि उसकी वजह से उनके यार दोस्तों में हलचल मच गई थी। लोकसभा चुनाव था, मुझे नहीं पता 80 का था कि बात वाला था वो, लेकिन मंदसौर में एक उद्योगपति ने अपने कारखाने में दादा बालकृष्ण जी की एक सभा रखवाई चुनावी उम्मीदवार के रूप में, और अपने कारखाने के सारे मजदूरों की सभा रखवाई। तो स्वाभाविक था, कारखाने में सभा है, वोट का मामला था, दादा भी गए, राजू खुशी गए, अपने यार दोस्तों के साथ गए, वहाँ जाके बैठे। सेठ जी टेबल पे साथ में बराबर बैठे। सेठ जी ने दादा का स्वागत भी किया, और जब दादा भाषण देने के खड़े हुए तो उन्होंने कहा, और सन्नाटा मच गया था। दादा ने कहा सारे मजदूरों को संबोधित करते हुए कि आज की ये सभा आपके सेठ जी ने आयोजित की है, आपसे बात करने का ये मौका मुझे आपके सेठ जी ने दिया है, लेकिन मैं इनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ कि मैं आपके सेठ जी के साथ नहीं हूँ, आपके अधिकारों की रक्षा करने के मामले में मैं सदैव आपके साथ में हूँ। और दादा उस उद्योगपति का विरोध पहले करते रहे थे। तो दादा ने कहा, मजदूरों से कहा कि आपकी मांगों के साथ में खड़ा हुआ हूँ, और सेठ जी से कह रहा हूँ कि आपने मुझे बुलाया, बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा की, सबसे बात करने के लिए मुझे मौका दिया, लेकिन मैं मजदूरों के साथ में हूँ, आप ये भूलिएगा मत। जब भी कभी कोई पक्षपात करने का समय आएगा, पक्ष लेने का समय आएगा, तो मैं हमेशा मजदूरों के साथ में खड़ा रहूँगा। वहाँ पर हम जैसे लोग जो मौजूद थे, दादा के कार्यकर्ता, अनुयायी, उन्हें बड़ी तसल्ली हुई कि अब हमें लोगों के बीच में जाके जवाब देने में कोई असुविधा नहीं होगी। हाँ, लोग हमसे ये नहीं कहेंगे कि जिस सेठ की तुम आलोचना करते हो, उस सेठ के यहाँ जाके तुम पार्टी करते हो, मजदूर आम सभा करते हो, और उसके आयोजित आम सभा में चाय नाश्ता करके आते हो। तब मैंने कहा था, हम लोग इस बात में, हमारे नेता ने हमें वो मौका दिया है, वो शक्ति दी हमें कि हम समाज में जाकर, लोक में जाकर कह सकें कि हमारे नेता ने वहाँ साफ साफ कहा कि वो मजदूरों के साथ में है, वो सेठों के साथ में नहीं है। तो मुझे मोदी जी को जब मैं इस तरह से दोहरा बर्ताव करते हुए देखता हूँ तो मुझे थोड़ी सी उलझन होती है, बुरा लगता है, सच मानिए बुरा लगता है कि मोदी जी तो वहाँ पर अपने आराम से राजकीय सुख का आनंद लेते हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं उन विचारों को, उनका बचाव करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, उन्हें कितनी बार अपनी आत्मा मारनी पड़ती होगी। मोदी जी के इस अनुचित आचरण को वाजिब ठहराने के लिए, उचित ठहराने में इनको कितने तर्क जुटाने पड़ते होंगे, और कितनी बार अपनी आत्मा के विरुद्ध जाके उन्हें बात करनी पड़ती होगी। ऐसे वक्त पे हमारे नेताओं और नेताओं के अनुयायियों के बीच में क्या कोई संवाद, समन्वय की स्थिति नहीं बननी चाहिए? मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, सच में। मैं मोदी जी से बहुत, उनसे बड़ा घनघोर असहमत आदमी हूँ, उनका आलोचक हूँ, कई मुद्दों पर मैं उन्हें मूलतः खारिज करता हूँ, लेकिन उनका ये आचरण उनके अपने अनुयायियों के लिए, उनके समर्थकों के लिए कितनी उलझन पैदा करता है, ये उन्होंने विचार करना चाहिए।
यदि नायक, यदि नेता अपने अनुयायियों का, अपने समर्थकों की रक्षा नहीं करेगा, लोक हित में उनकी लाज नहीं बचाएगा, तो ध्यान रखिए अंततः वो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना कहा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मोदी जी के बहाने आज मैंने एक ऐसी बात कही है जो मोदी जी पर ही नहीं, ऐसे तमाम लोगों पर लागू होती है जो अपने समर्थकों की परवाह नहीं करते हैं और मनमाना आचरण कर बैठते हैं, और उनके समर्थकों को बड़े जूझना पड़ता है, अपनी आत्मा से, अपने अंतर्द्वंद से गुजरना पड़ता है। उम्मीद है बिना किसी सिलसिले की बात शायद कोई सिलसिला शुरू करेगा और आप इस बात को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे। और बात मैं वहाँ ख़त्म करता हूँ जहाँ से मैं हर बार आपसे निवेदन करता हूँ, अपने नेताओं को टोकिए, आप बेशक उनका समर्थन कीजिए, अंध समर्थन कीजिए, लेकिन अकेले में उन्हें टोकिए कि आप ये बात ठीक नहीं कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। आप यदि गलत को नहीं सुधारेंगे तो आप कब तक गलत होते रहेंगे, और गलत को सुधारने के नाम पर अंततः लोग आपको अपने मित्र मंडल में ही खारिज करना शुरू कर देंगे, आपकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर देंगे। तो कृपा करके खुद को और अपने नेताओं को, दोनों को बचाइए और ऐसा कुछ कीजिए कि अंतर्द्वंद से नहीं जूझना पड़े, अपनी आत्मा मारकर हमें बात नहीं करनी पड़े। धन्यवाद, नमस्कार। कृपा करके मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विष्णु बैरागी की ओर से आपको बहुत बहुत आभार, बड़ी कृपा आपकी।